morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Kal Niketan Senior Secondary School, your SST teacher. आज हम हमारे हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसको आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अगर किसी को भी एग्जाम को लेकर कोई डाउट है कि कैसे होगा पेपर, तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। एग्जाम जो है आपका 20 जनवरी से है, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे आपका पेपर होगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। सभी तरह के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में, और उसकी फोटो क्लिक करके आपको जिस सब्जेक्ट टीचर के पर्सनल नंबर जो है उस पर सेंड करना है। ग्रुप में कोई भी बच्चा अपनी आंसर जो अपना जो आंसर है उसको क्लिक करके सेंड नहीं करेगा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस क्वेश्चन पेपर को आपको टाइमिंग होगी उस पेपर की 1 आवर, हाफ एन आवर जो भी है। उसके बाद उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना होगा, उस पेपर का आंसर सॉल्व करके उसी टाइम उसको क्लिक करके व्हाट्सएप पर सेंड करना है टीचर के पर्सनल नंबर, ग्रुप में नहीं, ठीक है। उसके बाद में मैम, हाँ मैम सब सब्जेक्ट के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पे आएंगे क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें सब तरह के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है। आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें आप सभी सब्जेक्ट्स का टेस्ट दोगे, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। आपको एक नोटबुक बनानी है जिसके अंदर आप सभी सब्जेक्ट्स का टेस्ट दोगे। वो नोटबुक जैसे आपका लास्ट पेपर 28 को है या 27 को है, जो भी लास्ट पेपर आपका होगा, उस लास्ट पेपर को कंप्लीट करने के बाद में वो नोटबुक आपको विदिन 2 डेज सबमिट करना है स्कूल के अंदर, ठीक है। आगे समझ में? यस मैम। अब कोई डाउट है आपको एग्जाम को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्वेश्चन पेपर के अंदर सिविक्स के जैसे एक्सरसाइज में आपके ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखे हैं, है ना। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो चैप्टर है, 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 4, 3 वाला चैप्टर आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया था, इसलिए मैंने उसे हटा दिया था। और उसका मैंने मैसेज भी भेजा था आपको ग्रुप के अंदर। नहीं पढ़ा है तो आज फिर बता देती हूँ। चैप्टर 1, 2 और 4 है आपका सिविक्स का सिलेबस। 1 to 4 को जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। जो भी सेंटेंस आपको लगता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, उन क्वेश्चंस को आप अंडरलाइन करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके बुक के अंदर से ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना होगा जिसके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ना तो आपकी एक्सरसाइज में दे रखी है, ना ही किसी एक्स्ट्रा कहीं दे रखा है उसके अंदर। आपको खुद बनाने हैं, पूरा चैप्टर रीड करने से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार होंगे। आया समझ में? अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जिसको हमने स्टार्ट किया था पेज नंबर 2 पे। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि पहले जो हिस्ट्री के अंदर हमने देखा था हाउ, व्हेन एंड वेयर, हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। कि हिस्ट्री के अंदर हम क्या चीजें पढ़ते हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, है ना, कहाँ हुआ, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, वो सब, उन सब के पीछे डेट्स जो होती है उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था कि कुछ भी चीजें जो हम याद रखते हैं हिस्ट्री के अंदर, वो किन चीजों से याद होती है, डेट से।
है ना। अब जैसे कि आपका जो, सपोज आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो बर्थडे, वो आपको क्यों कैसे याद रहता है, क्योंकि आपको पता है कि इस दिन ये डेट को आता है ना। आज मान लो 18 जनवरी, आज अगर किसी का बर्थडे है तो आपको क्या है, हर साल याद रहता है, नहीं है, तारीख याद रखते हो, कौन से ईयर में आपका जन्म हुआ है, 2004 या 6, 7 जो भी है ना, तो वो ईयर आपको याद रहती है। तो वो जो डे है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस दिन आपका बर्थ हुआ, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर ये दिन आप याद कैसे रखते हो, डेट से, डे से, और उसके साथ साथ ईयर्स, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए ऐसे ही हिस्ट्री के अंदर जो भी चीजें हम मेंशन की भी होती है, जो भी चीजें हम याद रखते हैं, हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, वो किसके ऊपर आधारित होती है, किसके ऊपर बेस्ड होती है, डेट और ईयर के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हिस्ट्री के अंदर डेट्स को इंपॉर्टेंट माना गया है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे विच डेट, कि कौन सी डेट्स होती है। तो पेज नंबर 2 पे देखो, विच डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट, कि हम क्या चीज, कौन सी ऐसी चीज है डेट में जो हम इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। The dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of event as important. कि किसी भी particular date को नहीं, उस event को कैसे याद रखा जाता है, तो किसी भी particular event जो हमारे लिए important होती है उसको याद रखा जाता है date से और year से, ठीक है। इसीलिए dates जो है वो हमारे लिए important है। So, if we begin to look at new issue, new set of dates will appear significant. तो जो नए इवेंट्स होते हैं, जो कुछ भी नया हमारे लिए होता है, तो वो डेट वाइज हम उसको क्या करते हैं, मेंशन करते हैं और उसको याद रखते हैं कि इस दिन ये हुआ था, ऐसा हुआ था, इस दिन ये फंक्शन किया हुआ था। कोई फंक्शन आप अटेंड करते हो तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका आप डेट जो है वो हमेशा दिमाग में रखते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें डेट से ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। Consider an example in the history is written by British historians in India. The rule of each governor general was important. These histories began with the rule was the first governor general Warren Hastings. यहाँ पर देखो, आप इसको अंडरलाइन करो, जनरल से, सॉरी, दिस हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल, कि जहाँ से हिस्ट्री जो है वो हमारी शुरू होती है, तो उसका जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, और एंडेड विद द लास्ट वाइसराय, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले गवर्नर जनरल आए जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे यहाँ पर इंडिया में, तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। और जब ब्रिटिशर्स रूल स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर, जब उस टाइम तो गवर्नर जनरल होते थे, और उनकी इसी का ही नया फॉर्म जो है, जब वो जाने लगे, ब्रिटिशर्स जब यहाँ से जाने लगे, उस टाइम पर लास्ट जो है वो कौन आए थे, वाइसराय आए, वाइसराय, ठीक है। पहले तो गवर्नर जनरल अपॉइंट होते थे, और जाते जाते ये जो नाम है वो चेंज हो गया किसमें, वाइसराय, ठीक है। और लास्ट वाइसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। आपको अंडरलाइन करना है दिस हिस्ट्रीज से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक की। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, और वाइसराय कौन थे जब एंड हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन। In separate chapter, we read about the deeds of other Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irving. It was a seemingly never-ending succession of Governor General and Viceroy. यानी कि कंटिन्यूस जो ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे, उस टाइम पर अलग-अलग गवर्नर जनरल, अलग-अलग वाइसरॉय यहाँ पर आए, तो उन सभी के नाम जो है वो यहाँ दिए गए। सबने अपनी अपनी जो उनकी ड्यूटीज थी उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हम किन चीजों को, जैसे उनके रूलिंग के अकॉर्डिंग, वो जैसे जैसे रूल कर रहे थे उन्होंने क्या नया रूल रेगुलेशंस लोगों को दिया, किस तरीके से वो लोगों को डोमिनेट करते थे, उसके अकॉर्डिंग उन्हें याद किया जाए, ठीक है।
All the dates in this history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapter of the history of British India. इसके अंदर देखो, हिस्ट्री के अंदर ये जो अलग अलग जो गवर्नर जनरल आए, अलग अलग वाइसराय आए, उन लोगों को किस बेस पर लोग रिमेम्बर करते हैं, किस बेस पर उनको याद किया जाता है, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज के बेस पर। ठीक है, उन लोगों ने कैसा काम किया, यहाँ पर कैसे वो रूल कर रहे थे, गवर्नर जो है वो जो गवर्नमेंट में कैसा रूल्स और रेगुलेशंस लोगों को दिया गया, ये सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। उनकी एक्टिविटीज जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है और उसी बेस पर लोग उन्हें याद करते हैं। ठीक है, आज कोई भी नया मतलब आपके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस दिया जाता है तो वो चीज आप क्या करते हो, हमेशा याद रखते हो कि हाँ ये इसने हमें ऐसा बताया था। घर पे आपके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस कोई बता देता है कि नहीं आपको इतनी देर पढ़ना है तो पढ़ना ही है, तो आप वो चीज आपके दिमाग में रहती है कि हाँ इन्होंने हमें बताया था कि हमें इतनी देर पढ़ना है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है एक्टिविटीज ऑफ ए पर्सन कि किस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो लोग कर रहे हैं। Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different group and classes in Indian society within the format of this history of Governor General? कि उनके नाम के बेस पर हम हिस्ट्री को मेंशन नहीं कर सकते कि ये जो गवर्नर जनरल आए थे उन्होंने ये रूल दिया था, ये किया था। इस तरीके से हिस्ट्री के अंदर हम उन सब चीजों को मेंशन नहीं कर सकते और ना ही वो क्लियरली लोगों को पता रहेगा कि क्या हुआ था, कब हुआ था। लोग जब बताएंगे कि ये चीज हुई थी वो सबसे पहले क्या पूछेंगे, कब हुआ था। तो उस कब के अंदर हमें क्या मेंशन करना होता है, डेट को मेंशन करना होता है कि इस तारीख को ये चीज इस गवर्नर जनरल ने दी थी। ठीक है, so when we write history or a story we divide into chapter. Why do we do this? It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. कि जब भी हिस्ट्री के अंदर किसी भी स्टोरी के बारे में बताया जाता है तो उसके पीछे मेन कोई रीजन होगा, यानी कि वो हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को कुछ समझ मिल सके, कोई जानकारी मिल सके। So it is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only those events that help us to give shape to story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. कि कोई भी डेट जितनी भी पुरानी होती जाती है उसमें लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है, खत्म होता जाता है। हम अब ब्रिटिशर्स की स्टोरी पढ़ते आते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था, वैसा किया था। आप जब उस स्टोरी का कोई सेंस नहीं होगा जिसको हम आगे अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर सकें, तो उन स्टोरीज को हम क्या एक स्टोरी के रूप में पढ़ लेते हैं और फिर रख देते हैं कि हाँ ये हमारे एग्जाम में आने वाला है और उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ ऐसी चीजें जो कुछ लोगों को सिखा रही हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो कि जिससे लोगों को आगे कुछ सीखने को मिले। अलग अलग मूवमेंट, जैसे कि ब्रिटिशर्स टाइम पर अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे, अलग अलग जो रिवॉल्यूशनरीज थे जो देश को आजाद कराने में थे, तो अलग अलग जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन लोगों ने अलग अलग जो मूवमेंट स्टार्ट किया, उस मूवमेंट के बेस पर लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि हमें एक कैसे रहना है, हमें मिलकर काम कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। ये नहीं कि सिर्फ किसने रूल किया, कैसा रूल किया, उस चीज से हमें क्या होता है कि हम उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ हमें कुछ सीखने को मिले, जहाँ हमें कोई हमारी मोरल ड्यूटी सिखा रहा हो, तो वो चीज हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में भी उसको फॉलो करते हैं। तो हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम उसके अंदर नेगेटिव चीजें ही देखें, बल्कि उसमें कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज भी होती हैं जिसको हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट है हाउ डू वी प्री पीरियडाइज, कि कैसे हम उसको अलग अलग पीरियड्स में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग हिस्ट्री को। जो हिस्ट्री हमारी जो पास थी उसको हम अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे डिवाइड करेंगे। सो इन 1817 जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ से देखो, आप अंडरलाइन करो,
कि 1817 में, इन 1817 जेम्स मिल जो कि कौन थे, स्कॉटिश इकोनॉमिक्स, यानी कि स्कॉट में रहने वाले इकोनॉमिक्स, जिसको इकोनॉमिक का बहुत अच्छा नॉलेज हो, इकोनॉमिक सब्जेक्ट उनका हो, अर्थशास्त्री जिसको हम हिंदी में कहते हैं, एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, पब्लिश की, जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कई बार जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि जेम्स मिल की बुक का नाम क्या था, तो ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल जिनकी बुक का नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने ये बुक पब्लिश कब की, 1817 में, 1817 में। जेम्स मिल कौन थे, ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है। तो देखो एक ही दो लाइन में हमारे कितने क्वेश्चंस आ गए ना, 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप इसको अंडरलाइन कर लो। इन 1817 से लेकर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो इसी दो लाइन में हम कितने दो क्वेश्चंस जो है वो, हाँ हाँ बोलो, लिखना की है, देख रहा हूँ। क्या हुआ कर थे बोल रहे थे ना, कर दियो मैं तो। गर्वे, यस मैम। क्या हुआ, so in this he divided Indian history into three periods। उन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक को उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। तो वो 3 पीरियड्स कौन कौन से थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, क्योंकि 3 तरह के लोग उस टाइम पर सोसाइटी में थे, तो उन्होंने उस टाइम को भी डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। और वो पार्ट्स जो है वो डिवाइडेशन कैसा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। तो अब देखो जेम्स मिल जिन्होंने हिस्ट्री को जो डिवाइड किया उन्होंने, तो उनका डिवाइडेशन किस बेस पर था, उनका डिवाइडेशन जो था वो रिलीजन बेस पर था। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने, 3 पार्ट्स में, कौन कौन से, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। एंड दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, जिसको लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ हमारी जो कैटेगरी है, हमारी जो हिस्ट्री है वो इसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है और ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा जो टाइम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? इस तरीके से जब हिस्ट्री को देखा जाए तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को किस बेस पर डिवाइड कर दिया, रिलीजन के बेस पर डिवाइड कर दिया, यानी कि लोगों के अंदर तो यहीं पर ही दुश्मनी आ गई कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, वो ब्रिटिशर्स है, तो यहीं पर लोग क्या हो गए, डिवाइड हो गए, है ना। सो व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, its central feature as they appear to us, so the term through which we periodize, that is demarcate, and the difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. कि हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में डिवाइड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि किस टाइम पर जो फिलोसोफर्स होते हैं वो उस सोसाइटी को किस नजरिए से देखते हैं, ये भी मैटर करती है कि जो फिलोसोफर जिसके, क्योंकि उस टाइम पर ना तो आप प्रेजेंट थे ना मैं प्रेजेंट थी, कि क्या हो रहा था, जो अभी हिस्ट्री जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें तो पता नहीं था, लेकिन उसको हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से, जो बुक लिखी होती है, जो हिस्ट्री के अंदर, जो बुक के अंदर हम पढ़ते हैं, उन्हीं सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ऐसी सोसाइटी थी, ऐसे लोग रहते थे, इस तरीके से लोगों का रहन सहन था, घर किस तरीके के बने हुए थे, ब्रिटिश कैसे रूल करते थे उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, बुक से मिलती है, अलग अलग जो राइटर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनकी जानकारी से ही मिलती है। तो वो जिस
सोसाइटी को दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसी ही सोसाइटी जो है वो हमें पास्ट में दिखती है। यानी कि हम पास्ट को क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। So Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practice dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manner, art, institution, and laws in India. कि जैसे ब्रिटिशर्स जो जेम्स मिल जो थे, उन्होंने सोसाइटी को किस तरीके से दिखाया कि यहाँ पर पहले हिंदू और मुस्लिम तो थे ही, यूरोपियन को जो ब्रिटिशर्स है उनको और ऐड कर दिया, उनको मिलाकर फिर सोसाइटी को दिखाने की कोशिश की। उनका जो आर्ट एंड कल्चर है, उनकी जो सोसाइटी है, उनका जो जैसा उनका रहन सहन है, वो सारी चीजों का एक मिक्सअप जो है वो जेम्स मिल ने अपने हिस्ट्री के अंदर वो दिखाने की कोशिश की कि ऐसी सोसाइटी भी थी इंडिया के अंदर। So Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. For India was not capable of progress without British help. कि जो इंडिया आज हम देख रहे हैं कि ये जो इंडिया के अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से तो ब्रिटिशर्स की ही देन है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होती तो इंडिया क्या होता कि डेवलप नहीं हो पाता, और ज्यादा जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाता अगर ब्रिटिशर्स ना आते। तो कुछ नई चीजें जो डेवलप हुई है वो ब्रिटिशर्स के आने पर ही हुई। In this idea of history, British rule represent all the forces of progress and civilization. तो ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के हर प्रोग्रेस और अलग अलग जो सिविलाइजेशन हमें देखने को मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सरस्वती सिविलाइजेशन है, लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग सिविलाइजेशन में रहना। सिविलाइजेशन क्या होती है कि सभ्यता, जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ की सिविलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, तो सिंधु सरस्वती रिवर के पास में लोग जो है उनको किस तरीके का आर्ट का नॉलेज है, कौन सी भाषा वो जानते हैं, कैसे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, वो वहां का क्या कहलाता है, सिविलाइजेशन कहलाता है। The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? In case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in this period? Why should we practice and age only through the religion of the ruler of the time? To do so, it to suggest that the lives and practice of the others do not really matter. We should also remember that even ruler in ancient India did not all share the same faith. कि पुराने समय में जितने भी रूलर्स थे, अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो यही होता रहता ना कि राजा तो शासन करता और लोग यहाँ पर उसके जैसा भी रूल करता उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते। एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां पर लोगों को ये अधिकार हो कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो खुद चुने, खुद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करे। तो ये सारी चीजें जो है वो किससे बनी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही बनी। नहीं तो वही होता, राजा शासन करता और वहां उसकी जो प्रजा है जैसा वो चाहते वैसा वो रूल करते और उनकी प्रजा जो है वो उनके अकॉर्डिंग ही काम करती, वही सारी चीजें चलती रहती। ये डेमोक्रेसी जो है वो आई है वो किस वजह से, ब्रिटिशर्स के आने के बाद में, कि लोग जब वास्तव में गुलाम होते हैं तो उन्हें कैसे आजादी चाहिए और किस तरीके से उन्हें शासन चाहिए तो सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें ब्रिटिशर्स से ही सीखने को मिली। So moving away from British classification, historians have usually divided India history into ancient, medieval and modern। यानी कि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो हमारी हिस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन किया गया 3 बेस पर, जिसको कि कौन सा था, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर है मेडिएवल एंड लास्ट इज मॉडर्न। ठीक है, so this division too has its problem. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, liberty and equality.
Medieval was the term used to describe a society where these features of modern society does not exist. यानी कि जो मॉडर्निटी है, मॉडर्न सोसाइटी है वो हमारी, वहां पर लोग किस तरीके की सोसाइटी चाहते हैं कि जहां पर हर चीज साइंटिफिक हो, कि जो भी चीजें हैं लोग अंधविश्वास में विश्वास नहीं करें, यानी कि जो भी चीजें हैं वो साइंटिफिकली लोगों के सामने होना चाहिए। कब, क्यों क्यों किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके पीछे उसका रीजन होना चाहिए, है ना, कि कारण होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, हुआ तो ऐसा क्यों हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे। और फिर डेमोक्रेसी चाहिए कि जो अपनी गवर्नमेंट है, अपना रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद अपॉइंट करे। एंड लिबर्टी एंड इक्वलिटी, देश में सभी लोग क्या हो, इक्वल हो, और सबके पास आजादी होनी चाहिए कि वो सोसाइटी के अंदर फ्रीली सर्वाइव कर सके। सो ऐसी सोसाइटी जो है वो क्या किसमें आती है, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आती है। So medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accepted this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial. कि जब ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिशर्स के पहले जो रूल था यहाँ पर इंडिया के अंदर, यहाँ पर किस तरीके का रूल था, कॉलोनियल रूल था, जहाँ पर अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रूल करते थे। तो यहाँ इस सोसाइटी के अंदर, हमारी हिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी मॉडर्निटी की जो बात हम करते हैं, जहाँ इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो उस हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है।